सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था? कुछ याद आया आपको? बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं ये बोल। ना जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत एक खोज की। आपको याद होगा जब हम लोग शायद दूसरी या तीसरी क्लास में थे तो दूरदर्शन पर श्याम बेनेगल का यह कार्यक्रम आया करता था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था। किताब प्राचीन इतिहास से लेकर ब्रिटिश काल तक सब कुछ कहती है। देश के प्रति उनके प्रेम की मिसाल है यह किताब। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। नेहरू जी के विस्तृत रुझानों के कारण यह किताब दर्शन, कला, सामाजिक आंदोलन, वित्त, विज्ञान और धर्म आदि कई अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन से भरी हुई है। जेल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अपने सहकैदियों के साथ बिताए कुछ पलों को मिलाकर लिखी इस किताब को नेहरू जी ने जेल में रहने वाले अपने साथी कैदियों को समर्पित किया था। यह किताब भारत के इतिहास को एक रोचक नजरिए से दिखाता है। इस किताब को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो इतिहास में रुचि रखता है। इस किताब को उसे भी पढ़ना चाहिए जिसे इतिहास से कुबाऊ विषय लगता है। इस किताब को पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति की इतिहास में रुचि विकसित हो सकती है। भारत की खोज पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। भारत एक खोज पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? भारत एक भूभाग का नाम नहीं है, अपितु उस भूभाग में बसे लोगों, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके रीति रिवाजों, उसके इतिहास का नाम भारत है। उसके भौतिक स्वरूप का नाम भारत है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अतीत में अनेकों संस्कृतियों को बनते बिगड़ते देखा। अनेकों संस्कृति आई और यहाँ आकर या तो विलीन हो गई या नष्ट हो गई, परंतु इन सब में अपनी संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखा अपितु उसे श्रेष्ठ भी सिद्ध किया। इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी किया है। उसने कितने ही आक्रमणकारी देखे, कितने ही शासनकाल देखे, गुलामी की बेड़ियां देखी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी शक्ति को दूसरों के पैरों तले पाया, पर उसने फिर उठकर अपने सम्मान को पाया, अपनी धरोहर को खोने से बचा लिया। आज बेशक वह एक बड़ी आबादी वाला देश हो, परंतु उसके पास आज भी उसकी बहुमूल्य विरासत है, उसकी संस्कृति, महापुरुषों के उच्च विचार, विविधता में एकता व धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न 2, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था? उत्तर, इसका मुख्य कारण संकुचित मानसिकता का होना है। इन रूढ़ियों ने भारत की गतिशीलता पर दुष्प्रभाव डाला है। यद्यपि पुराने भारत पर नजर डालें तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल का तुल भंडार था। यहाँ लोगों में रचनात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। लोगों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने का प्रयास किया था, जिसके उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं।
परंतु इन सब को भूलकर हमने अनुसरण प्रवृत्ति अपना ली। इसका दुष्प्रभाव ही था कि हमने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को खो दिया। जहां हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे थे, वहीं हम व्यर्थ के आडंबरों में भ्रमित होकर अपने ज्ञान को धूमिल कर चुके थे। जहां राजाओं ने साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी के लिए सुदूर देशों तक भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था, वही हमारी संकीर्ण मानसिकता ने उस प्रसार पर रोक लगा दी थी। कहा जाता था कि महासागरों की यात्रा करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। इन सब संकुचित विचारधाराओं ने भारत के विकास पथ को रोक दिया। भारत में व्याप्त निरक्षरता व समाज में बढ़ते जाति पाति ने भारत की गतिशीलता को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारी सोच के दायरों को अब धीरे धीरे जैसे जंग लगने लगा था। हमारी वैज्ञानिक चेतना इन आडंबरों, रूढ़ियों व संकीर्ण मानसिकता के नीचे दबकर रह गई। इसके विपरीत यूरोप भारत से जो कभी पिछड़ा हुआ था, अपनी वैज्ञानिक चेतना तथा बुलंद जीवन शक्ति और विकसित मानसिकता के कारण तकनीकी विकास में भारत से आगे निकल गया। प्रश्न 3। नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब आप बताइए कि आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? उत्तर: मातृभूमि से तात्पर्य जहां एक ओर इसका भौगोलिक स्वरूप आता है, वहीं दूसरी ओर इसका सामाजिक रूप भी होता है। मेरी दृष्टि से मेरी मातृभूमि सबसे अलग और सबसे गौरवशाली है। अलग से तात्पर्य मेरा है, जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये जहां उत्तर में पर्वतराज हिमालय को लेकर खड़ी है, तो दूसरी ओर दक्षिण में अथाह समुद्र के रूप में है, पश्चिम में रेगिस्तान के रूप में विराजमान है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और ऋतु परिवर्तन, ये सब इसके ही रूप हैं, जो हर जगह रमणीय और रोमांचकारी है। परंतु सिर्फ भौगोलिक स्वरूप से ही तो मेरी मातृभूमि की छवि पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ इसलिए मेरे या हम सबके मन में मातृभूमि का दर्जा लिया हुए नहीं है, अपितु मेरी मातृभूमि ने अनेकों सभ्यताओं और संस्कृतियों को जन्म दिया। इसी मातृभूमि ने जहां राजा राम और श्री कृष्ण रूप में महापुरुषों को जन्म दिया है, तो ये उन महापुरुषों की भी जननी रही है, जिन्होंने भारत का नाम इतिहास में अमिट अक्षरों में लिख दिया है। इसने एक संस्कृति का पोषण नहीं किया, अपितु अनेकों संस्कृतियों को अपनी मातृत्व की छाया में पाल पोस कर महान संस्कृति के रूप में उभारा है। इसने जहां गुलामी को सहा, तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन सभी कारणों ने इसे मातृभूमि का गौरव दिया है। मेरी मातृभूमि एक गौरवशाली मातृभूमि है। प्रश्न 4। भारत माता की जय। आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है? उत्तर: जब भी हम इस नारे का जय घोष करते हैं, तो हम सदैव भारत भूमि की जय की बात करते हैं, क्योंकि इस भूमि में भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी धरती, नदी, पहाड़, समुद्र, मैदान की ही नहीं, अपितु भारत के लोगों व संस्कृति को भी अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा गया है, और तब उन सब से मिलकर बने भारत को मां के रूप में जय घोष करते हैं। इस कथन को नेहरू जी ने अपना समर्थन दिया है। उनके अनुसार भारत की मिट्टी एक गांव, एक जिले और एक राज्य की नहीं, अपितु तमाम टुकड़ों या फिर पूरे भारत की मिट्टी से है। इसके अलावा भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, फैले हुए खेत, जो हमारा भरण पोषण करते हैं, वे भी सम्मिलित हैं। पर इन सब चीजों से अधिक महत्वपूर्ण भारत की जनता है, जो इस विशाल भूखंड के चारों ओर फैले हुए हैं, और यही इस भारत माता का मूल रूप है। इसलिए हमें इन सब की जय बोलनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।